नमस्ते स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है अकाउंट्स में चैप्टर फर्स्ट लाभ न कमाने वाली संस्थाएं इनकी पुस्तकों में लेखांकन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि संस्था क्या होती है। प्रत्येक व्यक्ति अपने कार्य को या अपने जीवन यापन को चलाने के लिए अपनी आर्थिक आवश्यकता यानी कि जो पैसों की उसकी रिक्वायरमेंट होती है उसको पूरा करने के लिए कोई ना कोई कार्य करता है। ठीक है, तो वो जो या तो वो खुद बिजनेस करता है यानी कोई व्यापार स्टार्ट करता है या फिर कोई वो जॉब करता है। ठीक है, वो जो बिज़नेस चालू करता है उसे हम संस्था कहते हैं। और अगर वह किसी ऐसे बिज़नेस के अंडर में काम कर रहा है तो उसे भी हम क्या कहेंगे, संस्था ही कहेंगे। इसलिए हमने संस्था को दो प्रकार से बांटा है या दो भागों में बांटा है। पहली है हमारी व्यापारिक संस्था और दूसरी है लाभ ना कमाने वाली संस्था। सबसे हम पहले बात करते हैं व्यापारिक संस्था क्या होती है। तो व्यापारिक संस्थाएं लाभ कमाने के उद्देश्य से स्थापित की जाती हैं। व्यापारिक संस्थाएं लाभ कमाने के उद्देश्य से स्थापित की जाती है, अर्थात ऐसी संस्थाएं जिनका उद्देश्य लाभ कमाना होता है। ये काम क्यों करेंगी, केवल प्रॉफिट कमाने के लिए। ठीक है, तो क्या कहलाएगी, आपकी व्यापारिक संस्था कहलाएगी। इसके अलावा जो दूसरी संस्था ये क्या कार्य करती हैं, तो ये अपने व्यापार के शुद्ध परिणाम को जानने के लिए व्यापार खाता, लाभ हानि खाता और चिट्ठा बनाती है। व्यापार खाता, लाभ हानि खाता और चिट्ठा। कोई भी व्यापार जो होता है वो वर्ष के अंत में उसने वर्ष भर में कितना लाभ कमाया है ये जानने के लिए क्या करती है, वो व्यापार खाता, चिट्ठा यानी सीधे शब्दों में अंतिम खाते या फाइनल अकाउंट बनाते हैं। दूसरी संस्थाएं हमारी लाभ न कमाने वाली संस्थाएं। ऐसी संस्था जिसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है। लाभ न कमाने वाली संस्थाएं अर्थात गैर व्यापारिक संस्थाएं वे होती है जिनका प्रमुख उद्देश्य लाभ कमाने के बजाय समाज कल्याण हेतु गतिविधियां संचालित करना होता है। अर्थात मतलब ये है कि लाभ न कमाने वाली संस्था का उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है। इन्हें हम गैर व्यापारिक संस्था भी कहती हैं। और ये संस्थाएं लाभ कमाने के बजाय समाज के कल्याण के लिए कार्य करती हैं। जैसे आपने सुना होगा कई संस्थाएं होती हैं जो अनाथ आश्रम बनवा देती हैं, वृद्धाश्रम बनवा देती हैं, विधवा आश्रम बनाती हैं। इसके अलावा वो कुछ ऐसे कार्य करते हैं ताकि समाज का कल्याण हो सके, उन्हें लाभ हो सके। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं कि गैर व्यापारिक संस्थाओं में क्या प्रकार आते हैं। पहली है शैक्षणिक संस्थाएं। शैक्षणिक संस्थाएं वे कहलाती है जो विद्यालय बनवा देती हैं, महाविद्यालय बनवा देती है, विश्वविद्यालय। जैसे हमारे इंदौर में आपने देखा होगा गुजराती समाज की एक संस्था है, माहेश्वरी समाज की एक संस्था है। ठीक है, इसके अलावा सामाजिक संस्थाएं क्या कहलाती है, जो पुस्तकालय, चिकित्सालय यानी कि हॉस्पिटल वगैरह बनवा देना, लाइब्रेरी बनवा देना। धार्मिक संस्थाएं क्या करेगी, मंदिर बनवा सकती हैं, मस्जिद बनवा देंगी, गुरुद्वारा, गिरजाघर आदि या चर्च बना सकती हैं। खेल संस्थाएं क्या होंगी, वो जिम खाना, मतलब जहाँ पे लोग फ्री में जिम जा सकते हैं, व्यायामशाला जहाँ पे व्यायाम कर सकते हैं आदि। ये सब क्या है, हमारी लाभ ना कमाने वाली संस्थाओं का के उदाहरण है। अन्य शब्दों में अगर हम बात करते हैं, ऐसी संस्थाएं जिनका उद्देश्य लाभ कमाना होता है वो व्यापारिक संस्था, और ऐसी संस्था जिनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है वे गैर व्यापारिक संस्था। हमारा दूसरा टॉपिक है कि लाभ ना कमाने वाली संस्थाएं लाभ न कमाने वाली संस्थाओं को बही खाता रखने की आवश्यकता या उद्देश्य। वापस हम डिस्कशन करते हैं, लाभ न कमाने वाली संस्थाओं को बही खाता रखने की आवश्यकता या उद्देश्य। उन्हें आवश्यकता क्यों होती है, जब वो लाभ नहीं कमाती है तो क्या कारण है, क्या उद्देश्य उनकी या क्या आवश्यकता है कि उन्हें अपना बही खाता मेंटेन करना पड़ता है या अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं। तो सबसे पहले हम पहला पॉइंट हम बात करते हैं यहाँ पर शुद्ध व्यावसायिक आय की गणना। देखिए, कोई भी संस्था हो चाहे वो लाभ कमाए या ना कमाए, उन्हें कम से कम इतना तो ज़रूर ज्ञान होना चाहिए, इतना नॉलेज में होना चाहिए कि साल भर में उन्होंने कितनी आय अर्जित की है। अर्थात मान लीजिए कि संस्था के कुछ सदस्य हैं जो लोगों के पास जाके चंदा इकट्ठा करते हैं और चंदा लाके वो संस्था के पास में जमा करते हैं। तो संस्था को ये मालूम होना चाहिए कि उससे साल भर में कितना चंदा या कितनी राशि या कितनी आय प्राप्त हुई है। तो इसलिए ये हमारा एक प्रमुख उद्देश्य है कि किसी भी व्यवसाय को या लाभ न कमाने वाली संस्थाओं को अपने व्यावसायिक आय की साल भर में शुद्ध आय की गणना करने के लिए बही खाते बनाने चाहिए। इसी तरह हम दूसरा पॉइंट स्टार्ट करते हैं। इसका नाम है व्यय के संतुलन हेतु। क्या है बच्चों, व्यय के संतुलन हेतु। प्रत्येक संस्था को अपनी आय के अनुसार ही खर्च करना चाहिए, आय से अधिक खर्च नहीं करना चाहिए। इसलिए उन्हें अपने खर्चों पे या व्यय पे संतुलन बनाए रखना चाहिए। ठीक है, तो ये दूसरा उद्देश्य आवश्यकता है कि प्रत्येक संस्था को अपने व्यय के संतुलन हेतु अपने बही खाते बनाना चाहिए। तीसरा है बच्चों आर्थिक स्थिति का ज्ञान। आर्थिक स्थिति का ज्ञान का मतलब हो गया कि संस्था को इतना मालूम होना चाहिए कि वो कोई भी अगर बड़ा कार्य हाथ में ले रही है या कोई भी बड़ा कार्य करने वाली है तो क्या वो संस्था की आर्थिक स्थिति के अनुरूप है, अर्थात बजट में है। मान लीजिए एक संस्था है जिसे साल भर में 10 से 12 लाख की आय हो जाती है, उसने कश्मीर में बाढ़ रहितों को
घर वगैरह देने के लिए उन्होंने हाँ बोला है या फिर उन्होंने वहाँ पे अपना बजट पेश किया है, बट वहाँ का जो बजट है वो 1 से 1.5 करोड़ रुपए का है। तो क्या जो संस्था 10 लाख रुपए इकट्ठा कर पा रही है साल भर में, क्या वो उस कार्य को पूर्ण कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। इसलिए संस्था को अपनी आर्थिक स्थिति का ज्ञान होना चाहिए ताकि वे समय समय पे अपने द्वारा किए गए कार्य को और अच्छे से कर सकें। ठीक है। आयकर का भुगतान, चाहे आप लाभ कमाते हो चाहे ना कमाते हो, आपको टैक्स तो देना ही होगा। सरकार का नियम है कि आपको कर देना ही होगा, क्योंकि जो व्यक्ति आपको चंदा दे रहे हैं वे भी अपनी आय को बचाकर आपके पास दे रहे हैं और उस पर वो आयकर का भुगतान नहीं कर रहे हैं। इसलिए सरकार वो आयकर आपसे प्राप्त करेगी। तो प्रत्येक संस्था को इतना अवश्य मालूम होना चाहिए कि उसे साल भर में कितनी आय हुई है और उस आय पर उसे कितना आयकर यानी कि टैक्स का भुगतान करना है। इसलिए बही खाता रखना आवश्यक है। उसके बाद में आपका सदस्यों की जानकारी हेतु, सदस्यों की जानकारी और दानदाताओं को हिसाब देने हेतु मैं आपको ये दोनों पॉइंट एक साथ समझा रहा हूँ। सदस्य कौन? जो व्यक्ति संस्था के लिए लोगों से पैसे प्राप्त करके संस्था में जाकर जमा करते हैं। ठीक है। अगर संस्था इन पैसों का गलत रूप से उपयोग करती है तो सदस्यों को ये जानकारी होनी चाहिए कि उन्होंने कितना रुपए वहाँ पे जमा किया है या कितना चंदा इकट्ठा किया है और उस पैसे का संस्था द्वारा कहाँ पे उपयोग किया गया है। वैसे ही दानदाताओं को हिसाब देने हेतु सदस्यों को जिन लोगों ने दान दिया है या चंदा दिया उन्हें हम दानदाता कहते हैं या चंदादाता कहते हैं। तो वे व्यक्ति अगर पैसे देंगे या चंदा दे रहे हैं या दान दे रहे हैं, ठीक है, या किसी प्रकार की सहायता कर रहे हैं, तो उस पैसों का संस्था ने कहाँ उपयोग किया है, क्या किसी गलत गतिविधि में तो उपयोग नहीं कर दिया है। इन सभी जानकारी को प्राप्त करने के लिए दानदाता को भी हिसाब देने के लिए संस्था को अपने खाते बनाने चाहिए या हिसाब किताब रखना चाहिए। तो हम एक छोटा सा रिवाइज करते हैं। पहला क्या था हमारा? शुद्ध व्यवसायिक आय की गणना। दूसरा है हमारा व्यवसाय के संतुलन हेतु। तीसरा है आर्थिक स्थिति का ज्ञान। चौथा आयकर का भुगतान। और पांचवा सदस्यों की जानकारी हेतु। और छठवां पॉइंट है हमारा दानदाता को हिसाब देने हेतु। बच्चों आपको कम से कम 5 पॉइंट तो याद होने ही चाहिए। इसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं कि ये संस्थाएं अपने खाता तो बनाती हैं लेकिन किस पद्धति पे बनाती हैं। ये संस्थाएं अपना खाता तो बनाती हैं लेकिन किस पद्धति पे बनाती हैं। तो हम बात करते हैं ऐसे व्यक्ति जैसे टीचर, इंजीनियर, जो प्रोफेशनल लोग होते हैं, पेशेवर लोग होते हैं, वे एवं ऐसी संस्थाएं जो लाभ नहीं कमाती है बल्कि समाज कल्याण करती है, अर्थात गैर व्यापारिक संस्था। ये संस्थाएं अपने बही खाते रोकड़ पद्धति के अनुसार रखती है। किस अनुसार, किस पद्धति के अनुसार बच्चों? रोकड़ पद्धति के अनुसार। ये रोकड़ पद्धति क्या होती है? इसमें केवल हम नगद व्यवहारों का ही ट्रांजैक्शन वगैरह करते हैं। ठीक है। पहले हम बात करते हैं रोकड़ पद्धति व्यवसायिक रोकड़ पद्धति गैर व्यापारिक संस्था क्यों अपनाती हैं। तो पहला उसका कारण है नगद व्यवहार। रोकड़ पद्धति में केवल नगद व्यवहारों का ही लेखा किया जाता है, अर्थात अगर पैसा जाता है या पैसा आता है तो ही केवल उसका लेन देन हो पाएगा। दूसरा है सरल प्रणाली। रोकड़ पद्धति काफ़ी सरल होती है। तीसरा है प्रशिक्षित कर्मचारी की आवश्यकता नहीं। रोकड़ पद्धति सरल होती है, केवल नगद व्यवहारों का लेखा होता है, इसलिए इसे कोई भी व्यक्ति बिना किसी प्रशिक्षण के यानी बिना किसी ट्रेनिंग के भी आसानी से कुछ दिनों में सीख सकता है। मितव्ययी का यहाँ पे मतलब होता है कम खर्चीली, मतलब यहाँ पे ज़्यादा खर्च नहीं होता है। इसमें 2 ही पुस्तकें रखना पर्याप्त होती है, इसलिए इसमें ज़्यादा न तो कर्मचारी पर ना ही अधिक पुस्तकें या स्टेशनरी पे खर्च करना होता है। उधार व्यवहार का लेखा नहीं। इन संस्थाओं के उधार लेन देन ना के बराबर होते हैं। कोई व्यक्ति अगर आपको चंदा देगा तो आप उसे ये नहीं बोल सकते कि आपका चंदा भी उधार है, कि 5,000 रुपये उधार है या 10,000 रुपये उधार है। तो इस पद्धति में केवल नगद व्यवहारों का ही लेखा किया जाता है, उधार व्यवहार का लेखा नहीं किया जाता है। ठीक है। इसके बाद है सीमित लेन देन। इस संस्था के जो लेन देन होते हैं वो सीमित होते हैं एवं रोकड़ पद्धति में ही केवल सीमित लेन देनों का ही हिसाब किताब रखा जाता है। तो आज के लिए इतना काफ़ी। ये आपके यहाँ पे 3 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं कि व्यापारिक संस्था क्या कहलाती है, गैर व्यापारिक संस्था क्या कहलाती है, ये अपना हिसाब किताब क्यों रखती हैं, एवं रोकड़ पद्धति क्या होती है और रोकड़ पद्धति अपनाने के कारण क्या होती है। बच्चों ये जो क्वेश्चंस हैं या जो थ्योरी है आपकी बुक से ही ली गई है। आपके पास अगर बुक है तो आप इसे एक बार और पढ़िए और इस वीडियो को 1 या 2 बार ज़रूर देखें। धन्यवाद।